इस प्रकार हम देख रहे हैं कि रेलवे के आने से पर्वतीय सौगातें सैरगाहें बहुत तरह के लोगों की पहुंच में आ गए। अब भारतीय भी वहां जाने लगे। उच्च और मध्य वर्गीय लोग, राजा महाराजा, वकील और व्यापारी सैर सपाटे और मनोरंजन के लिए इन स्थानों पर जाने लगे। हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण थे। पास के इलाकों में चाय और कॉफ़ी बागानों की स्थापना से मैदानी इलाकों की बड़ी संख्या में मजदूर वहां जाने लगे। नतीजा यह हुआ कि अब हिल स्टेशन केवल यूरोपीय लोगों के सैरगाह नहीं रहे, बल्कि अब वहाँ भारतीयों का आगमन भी शुरू हो गया था। तो ये थे बम्बई की नगरीकरण की कहानी। अब हम देखेंगे दिल्ली। नगरीकरण के दौर में दिल्ली भी शामिल हो गया था। दिल्ली औपनिवेशिक काल में भी उत्तरी भारत का सबसे प्रमुख नगर था। औपनिवेशिक शासन के पूर्व मुगल शासन के दौरान दिल्ली भारत की राजधानी थी। इस नगर का भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा था। औपनिवेशिक नगरीकरण का प्रभाव इस नगर पर भी पड़ा, विशेषकर 1911 ईस्वी में, जब इसे औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। मतलब 1911 के पहले तक कलकत्ता भारत की राजधानी रही और 1911 ईस्वी में इसे औपनिवेशिक भारत की राजधानी बनाया गया। उसके पश्चात इस नगर का तीव्र विस्तार हुआ और नगरीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर तेजी से संपन्न होने लगी। दिल्ली नगर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया था, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। नई दिल्ली को ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। नई दिल्ली बड़ी बड़ी शासकीय इमारतें, सुंदर पार्कों, चौड़ी सड़कों से युक्त एक आधुनिक तथा सुनियोजित शहर है। और कनॉट पैलेस भारत व्यापार और पर्यटन दोनों की दृष्टि से नई दिल्ली का प्रमुख केंद्र है। इसे 1931 ईस्वी में बनाया गया था। इसको नोट कर लेना, 1931 ईस्वी में नॉर्थ कॉर्निस पैलेस बनाया गया था। इसका नामकरण ड्यूक ऑफ नॉर्थ के नाम पर किया गया है। वर्तमान राष्ट्रपति भवन को ब्रिटिश वायसराय के महल के रूप में बनवाया गया था। इसके योजनाकार का नाम है सर एडविन लुटियंस। इसको भी नोट कर लेना। इस प्रकार दिल्ली में भी औपनिवेशिक नगरीकरण की प्रक्रिया तेजी से कार्यान्वित की गई। धीरे धीरे दिल्ली भी एक प्रमुख व्यापारिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर के रूप में उभरा। वर्तमान में यह भारत की राजधानी तथा देश का तीसरा सबसे बड़ा नगर है। तो ये जो चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने नगरीकरण के इतिहास को देखा, इसके निष्कर्ष स्वरूप हम कुछ बातों को कहना चाहेंगे, जैसे कि औपनिवेशिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से संपन्न हुई, किंतु नगरीकरण की इस प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य औपनिवेशिक हितों का पोषण करना था। यहाँ कहीं भारतीयों को इससे लाभ हुआ, वह केवल अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। इस प्रक्रिया में भारतीयों के हितों तथा देश के विकास का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया था। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे महानगरों का विकास औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीक के रूप में किया गया था। नगर नियोजन में भी हमें ब्लैक और वाइट टाउन की भेदभावपूर्ण भावना देखने को मिलती है। औपनिवेशिक सर्वश्रेष्ठता की भावना का प्रभाव हमें तत्कालीन इमारतों और स्थापत्य शैलियों में भी स्पष्टता दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने इस समस्त प्रक्रिया का अध्ययन किया और यहाँ पर जो है ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये नगरीकरण की प्रक्रिया वाला जो चैप्टर है उसमें सारी जानकारीपूर्ण जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू। इतिहास की 12 की बुक का चैप्टर 12 जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य। इस चैप्टर में हमने देखा कि औपनिवेशिक काल में भारत में किन किन नगरों की स्थापना हुई, नगरीकरण की प्रक्रिया क्या रही और कैसे इन नगरों का विकास हुआ। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि जब भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई औपनिवेशिक काल में, तो उस नगरीकरण का भारतीय सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे कौन कौन से भारतीय वर्ग प्रभावित हुए। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि नगरीकरण की क्या क्या विशेषताएं रही। इसके अलावा हमने देखा कि नगरीकरण की प्रक्रिया के तहत भारत में किन बड़े नगरों की स्थापना हुई और उन नगरों की जन्म की कहानी क्या रही और उन नगरों का विकास किस प्रकार हुआ। तो इस क्रम में हमने मद्रास के जन्म को देखा, मद्रास के विकास की प्रक्रिया को देखा, कलकत्ता की जन्म की प्रक्रिया, कलकत्ता के विकास की प्रक्रिया को देखा और पिछला जो वीडियो था उसमें हमने स्टार्ट किया था बम्बई के विकास की प्रक्रिया। तो बम्बई नगर की स्थापना के बाद बम्बई नगर के विकास की प्रक्रिया को जब हम देख रहे थे तो उसमें हमने देखा कि बम्बई नगर की स्थापना जो है वो सबसे पहले बम्बई 7 टापुओं का एक इलाका था, जिस बाद में इन 7 टापुओं को मिलाकर बम्बई शहर की स्थापना की गई। और बम्बई शहर जो है वो पुर्तगालियों से दहेज में मिला था ब्रिटिशर्स को, यानी कि ब्रिटिश जो राजकुमार थे
उन्हें मिला था और फिर उस राजकुमार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर वो जो बम्बई का जो शहर है वो दे दिया था। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने यानी कि अंग्रेज़ों ने इसका विकास किया और धीरे धीरे करके इसके नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके तहत उन लोगों ने यहाँ पर हमने देखा कि नगरीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जब बम्बई नगर की स्थापना हुई तो यहाँ पर जो है चौल इमारतें अस्तित्व में आई। फिर धीरे धीरे करके हमने देखा कि हिल स्टेशंस का किस प्रकार विकास हुआ। तो हिल स्टेशन का विकास उन्होंने अपने स्वास्थ्य की दृष्टि को ध्यान में रखकर किया था कि यहाँ की जो जलवायु थे वो उनको रास नहीं आ रही थी, क्योंकि यूरोप की जलवायु और भारत की जलवायु में काफ़ी अंतर होता है। इसलिए जब भी कभी यहाँ की जलवायु को बर्दाश्त ना करने के कारण यूरोपीय बीमार पड़ जाते थे तो वो हिल स्टेशनों में जाकर अपनी रिकवरी करते थे। तो इस दृष्टि से उन्होंने हिल स्टेशनों की काफ़ी विकास किया। इसके अलावा हमने चौल इमारतों में देखा कि जो चौल इमारतें हैं वहाँ पर कैसे घनी आबादी बहुत ही कम इलाके में, बहुत ही कम जगह पर कैसे अपना जीवन यापन करती है, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा ना होते हुए भी वहाँ पर ज़िंदगी चलती है। तो जब हम हिल स्टेशनों का विकास देख रहे थे तो इसी क्रम में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हिल स्टेशनों के विकास को ही आज के वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे। तो कह रहा है कि यद्यपि पर्वतीय स्थल अंग्रेज शासक वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए और अपने साम्राज्यवादी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए लाभदायक थे। मैदानों में अंग्रेज पुरुषों की संख्या अंग्रेजी स्त्रियों की संख्या से अधिक थी, लेकिन पर्वतीय स्थलों पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक थी। इन स्थानों पर स्त्रियों की संख्या और भी बढ़ जाती थी जब भी मैदानी में कोई संकट उत्पन्न होता था। तो ऐसे जैसे कि 1857 ईस्वी की क्रांति में पंजाब में 1919 ईस्वी घटनाएँ घट। तो 1857 ईस्वी के जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि जी ये जो विद्रोही थे, ये विद्रोह के दौरान ब्रिटिशर्स की जो महिलाएं थी उनको बहुत नुकसान पहुंचाते थे और इसीलिए जो अंग्रेज़ थे वो अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को बचाने के लिए ये लोग किले में जाकर छुप जाते थे। और इसी दृष्टि से इन्होंने पर्वतीय स्थलों पर जो हिल स्टेशन बसाए थे, ये हिल स्टेशन भी इनके लिए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हुए। जब भी कभी विद्रोह की घटनाएं होती थी तो यहाँ ये लोग अपने परिवार को आकर ले आते थे और यहाँ पर सुरक्षित बसाते थे। इस प्रकार अंग्रेज पर्वतीय स्थलों पर स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करते थे। पहाड़ों पर ही अंग्रेज स्त्रियाँ अपने बच्चों को जन्म देकर वहीं पर उनकी शिक्षा का प्रबंध करती थी। इसीलिए अंग्रेजों ने यूरोपीय बच्चों की शिक्षा के लिए शानदार बोर्डिंग स्कूल भी स्थापित किए थे, जैसे कि सनावर, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग आदि। अंग्रेजों द्वारा भारत में सबसे महत्वपूर्ण पर्वतीय स्थल की स्थापना हुई थी शिमला। इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने नेपाल से जीतकर प्राप्त किया था। 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला स्थानांतरित कर दी थी। इस प्रकार अंग्रेजों ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकाल की राजधानी बनाया था। इस पॉइंट को नोट कर लेना कि शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। उन्होंने अपने हितों को ध्यान में रखकर एक गौरवपूर्ण छोटी पटरी की रेलवे लाइन, जो कालका रेलवे स्टेशन लाइन के नाम से ही फेमस है, का निर्माण करवाया था। एक समय भारत की ब्रिटिश सरकार के कार्यालय वर्ष में 8 माह शिमला में कार्य करते थे। अंग्रेजों ने प्रांत के लिए भी ग्रीष्मकालीन राजधानियाँ पहाड़ों पर बनाई, जैसे कि दार्जिलिंग, नैनीताल आदि।